हेलो दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी जंगें लड़ी गई हैं जहाँ पर कुछ हज़ार लोगों की आर्मी ने लाखों की आर्मी से सामना किया। और हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के बारे में ना जानते हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका संघर्ष कमतर हो गया हो। उन्होंने जो जंग लड़ी वो पूरी बहादुरी से लड़ी, लेकिन किसी के जानने या ना जानने से फ़र्क नहीं पड़ता कुछ। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पीसीएस और यूपीएससी की जर्नी में जब हम लोग आते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे संघर्ष के बारे में, दुविधाओं के बारे में, तकलीफ़ों के बारे में ना समझ पाएँ। यहाँ तक कि हो सकता है कि एक वक्त के बाद हमारे माँ बाप भी ना समझ पाएँ। ये बातें बताने का मेरा मकसद सिर्फ़ एक ही है कि जिस रास्ते पर हम एक बार निकल आए हैं, बिना कुछ सोचे समझे, दूसरों की गलतियों से सीखते हुए, मेरी खुद की गलतियों से सीखते हुए, हम आगे बढ़ें बिना किसी एंग्ज़ायटी, बिना किसी चिंता के, ये सोचे कि क्या होगा भविष्य में। ये सोच-सोच के मैं अपनी गलतियों से सीखने के लिए आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपना काफ़ी समय इन चीज़ों में बर्बाद कर चुका हूँ। 4 साल मुझे इस तैयारी में हो चुके हैं और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना ही है कि जो मैंने गलतियाँ की हैं, उनसे आप सबक लें और इस एग्ज़ाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये शायद मेरे जैसे एक्सपीरियंस वाले लोगों से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। कोई बाहर बाहर का व्यक्ति जिसने ये एग्ज़ाम कभी दिया ना हो, आप उससे सलाह मांगते रहें, आपके परिवार में ऐसा कोई हो जिसने कभी एग्ज़ाम ना दिया हो, वो तो क्या ही बता पाएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि जो अगले 3 महीने के बाद पीसीएस का एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश में, उसकी एक रिवीजन सीरीज़ मैं चालू करूँ। और रिवीजन सीरीज़ में सारे सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, पॉलिटी, जनरल साइंस, ज्योग्राफ़ी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी, उनकी मैं रिवीजन सीरीज़ बनाऊँ। रोज़ एक वीडियो मैं रिवीजन सीरीज़ के ऊपर बनाऊँगा। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम अतुल भारद्वाज है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बीटेक कर चुका हूँ। यूपीएससी की जर्नी में मुझे 4 साल हो चुके हैं और इस जर्नी में बहुत सारी गलतियाँ, बेवकूफ़ियाँ करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे नए-नए इस एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए एंटर हुए हैं, जिन्होंने एक अटेम्प्ट दिया है या एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, आई थिंक मैं उन्हें अपनी गलतियाँ तो बता ही सकता हूँ कि मैंने इस 4 साल में क्या-क्या गलतियाँ की हैं जो कि उन्हें नहीं करनी है, अगर जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनवायरनमेंट का रिवीजन करवाने वाला हूँ। इस साल 28 मई को जब मैं अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम देने गया था, तो मैं एग्ज़ाम का पैटर्न देखने के बाद, एग्ज़ाम देखने के बाद मैं काफ़ी निराश हो गया वहाँ पर। लेकिन उससे 14 दिन पहले मैंने पीसीएस का एग्ज़ाम भी दिया था, जिसके लिए मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं की थी। यूपीएससी की तैयारी के भरोसे ही मेरे शहर में ही सेंटर था, घर के पास में ही, तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए चला गया। वहाँ मैंने नोटिस किया कि बिना तैयारी के या पीसीएस पे फोकस्ड तैयारी के बिना, क्योंकि सिर्फ यूपीएससी की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, बिना पीसीएस की तैयारी के फोकस के बिना मैं 79 क्वेश्चन सही करने में कामयाब हुआ था। इस साल पीसीएस का एग्ज़ाम मार्च में ही है, 17 मार्च को शायद बताया जा रहा है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। तो ये वीडियोस बनाने का मतलब और मेन फोकस मेरा पीसीएस पर ही रहेगा, क्योंकि जो मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ वो घटना चक्र से होगा। घटना चक्र यूपी पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिवीजन सोर्स माना जाता है। तो इस वीडियो में मैं एनवायरनमेंट की क्लास लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और एक बात मैं आज, वो हालांकि यूपीएससी के लिए भी उतना ही उपयोगी है, लेकिन मेन फोकस घटना चक्र का पीसीएस एग्ज़ाम पे होता है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पीसीएस में घटना चक्र से पूछे जाते हैं। इसके अलावा, घटना चक्र के अलावा पीसीएस में करंट अफेयर और मिसलेनियस जैसे टॉपिक्स की इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है। तो मैं डेली एक वीडियो डालूंगा, जो भी मैं पढ़ा करूँगा दिन में, शाम को उसकी वीडियो बना के डाल दिया करूँगा कि मैंने क्या पढ़ा है, तो उसका आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेकार में लिखने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों के पास घटना चक्र नहीं है और जो लिखना चाहते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा इसका टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ से सीधे सीधे पढ़ाई भी कर सकते हैं।
मार्च में एग्ज़ाम बताया जा रहा है इस बार। 3 महीने हैं हमारे पास, बल्कि पूरे 3 महीने भी नहीं बचे हैं। तो मेरे हिसाब से 3 महीने में आराम से पीसीएस की प्रिपरेशन तो हो सकती है, क्योंकि मैंने 14 मई को इस बार एग्ज़ाम दिया था, उसे देखकर तो ऐसा ही लगा। पहला अटैम्प्ट नहीं था मेरा पीसीएस का, लेकिन इससे पहले जो भी अटैम्प्ट दिए हैं वो सिर्फ यूपीएससी की वजह से इसलिए दे दिए क्योंकि एक आध हफ्ते का गैप होता था, घर से प्रेशर होता था एग्ज़ाम देने का। लेकिन इस साल जो थोड़ा मिसलेनियस, घटना चक्र और करंट अफेयर्स, ये 3 मुख्य चीज़ें हैं पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। मिसलेनियस में वो टॉपिक आते हैं जो किसी सब्जेक्ट में कवर नहीं होते, स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट में कवर नहीं होते, अलग से हमें उनको देखना पड़ता है, उससे भी 15-16 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज मैं इन्वायरमेंट का रिवीजन आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं इन्वायरमेंट। इसमें घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ये अलग अलग परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, पीसीएस के, यूपीएससी के, आरओ के, राजस्थान सिविल सर्विसेज के, उत्तराखंड बीपीएससी, इन सब से दिए रहते हैं। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी होगी, लेकिन जो लोग नए नए इस तैयारी में कूदे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि इन्वायरमेंट रेफर्स टू, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। बी है द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड ह्यूमन बीइंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सी है द इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट विच आर इंटरलिंक्ड। इसका आंसर तीनों ही होगा। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है घटना चक्र, मेरे पास इंग्लिश का है क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश ही है एग्ज़ाम देने का। मैं हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताता रहूँगा, जिससे कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी कम से कम सुन के रिवीजन तो कर सकें। और तो ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट के बारे में पूछा गया है कि इन्वायरमेंट क्या है। द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट अराउंड इट, द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड ह्यूमन बीइंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि वो कंडीशन जो मानव के चारों तरफ होती हैं एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक समय पर। और पहला है द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। और सी है द इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट विच आर इंटरलिंक्ड। तो इसमें तीनों ही इसके ऑप्शंस हैं, यानी कि आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए सीधी सीधी बात है कि इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारे चारों तरफ है चीज़ें, वही इन्वायरमेंट है। तो इसमें 3 ऑप्शंस बहुत ही इजी दिए हुए थे। 2006 का ये क्वेश्चन है आया हुआ, और यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। इसका डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पे दिया गया है, हालांकि इतना लंबा इस ऐसे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी बिहार का जो स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था। एनवायरनमेंट इज़ अ कंपोजिट स्टेट ऑफ बायोटिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑब्वियसली डी है। मैंने सुबह जो रिवीजन किया था उसके ये टिक मार्क लगे हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को पढ़ के भी बता देता हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। देखिए द एनवायरनमेंट में बी डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट्स। बायोटिक मतलब वो होता है वो चीज़ें जो सजीव हैं, जो सांस ले सकती हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर, जो जल उपलब्ध है धरती पर, वो बायोटिक और एबायोटिक कहलाते हैं। तो इसका आंसर भी डी है, ऑल ऑफ द अबव। फिजियोग्राफिक फैक्टर भी इसमें इंक्लूड है, याद रखिएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में, वो भी 2020 में, अभी 3 साल पहले ही। तो इसमें ऑप्शन है ऑपरेशनल, फिजिकल, कल्चरल और बायोलॉजिकल। इसका आंसर है ऑपरेशनल, क्योंकि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। सो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट कैटेगरी, क्योंकि फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इन तीनों में ही इन्वायरमेंट क्लासिफाई हो सकता है, लेकिन ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में नहीं हो सकता। देखिए जहाँ ज़रूरत होगी क्वेश्चन को और उसके आंसर को एक्सप्लेन करने की मैं करता रहूँगा, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन हैं इस तरह के जिनमें फैक्ट पूछे गए हैं वो आप लोग बस देख के याद रखिएगा
रिवीजन इसीलिए है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला चैप्टर ही शुरू हो गया है। कंसीडर द फॉलोइंग photosynthesis, respiration, decay of organic matter and volcanic action. Which of the above add carbon dioxide to the carbon cycle on earth? तो देखिए फोटोसिंथेसिस जो है वो तो सन की उपस्थिति में, सूरज की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, वो ऐड नहीं करता वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द अबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी प्रक्रियाएं बढ़ाती हैं एनवायरनमेंट में, वातावरण में? रेस्पिरेशन, सांस लेना, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक एक्शन। यानी इसका आंसर 2, 3, 4 है। 1 नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड खर्च होती है। तो इसका आंसर सी है 2, 3, 4। इस आंसर की भी एक्सप्लेनेशन इतनी बड़ी है जिसकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 और 2014 2 बार आ चुका है। इतना इजी क्वेश्चन था। हालांकि उस वक्त लोग शायद जियो से पहले इतना इंटरनेट यूज़ नहीं करते होंगे, तो बहुत सारे लोग सीधे सीधे किताबें पढ़ते होंगे। अब यूपीएससी में मैंने नोटिस किया है कि जो एग्ज़ामिनर है उसे मालूम है कि डेटा की अवेलेबिलिटी, कंटेंट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इंटरनेट की वजह से। तो क्वेश्चन पेपर भी बहुत टफ बन रहे हैं अब, आसान नहीं होता किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने का। और इस तरह के क्वेश्चंस तो सिर्फ पीसीएस में आ सकता है, ये जो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है 2014-11 में, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं। यूपीएससी का लेवल अब थोड़ा कुछ अलग ही हो गया है। तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू साइकिल, कार्बन साइकिल ऑन अर्थ? देखिए ऑब्वियसली इसका भी वही आंसर है, इसका भी फोटोसिंथेसिस। सेम क्वेश्चन है और ये पीसीएस में 2012 में पूछा गया था। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन ए कार्बन साइकिल, बी हाइड्रोजन साइकिल, सी वाटर साइकिल या डी नाइट्रोजन साइकिल। दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जिन लोगों का बेस क्लियर होगा ना वो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इजीली कर देंगे, और जिनका बेस क्लियर नहीं होगा वो फंसेंगे ऐसे क्वेश्चंस पर। तो इसका आंसर है सी वाटर साइकिल। मैंने इसमें टिक मार्क भी किए हुए हैं, जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ मैंने पढ़ के टिक कर दिए थे सुबह पढ़ने के बाद। इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। वाटर साइकिल इज ड्रिवन प्राइमरीली बाय एनर्जी फ्रॉम सन। वाटर साइकिल जो ड्राइव होती है वो सन की एनर्जी से, प्राइमरीली मुख्य रूप से सन की एनर्जी से वो ड्राइव होती है। दिस सोलर रेडिएशन ड्राइव्स द साइकिल बाय एवेपोरेटिंग वाटर फ्रॉम ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन द सॉइल। सोलर रेडिएशन जो है वो वाटर साइकिल को ड्राइव करती है बाय एवेपोरेटिंग वाटर फ्रॉम ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन द सॉइल। जो समुद्र में, झीलों में, नदियों में और मिट्टी में जो नमी होती है, पानी होता है, उसको भाप बनाकर सोलर रेडिएशन ड्राइव्स द साइकिल। ठीक है, इट्स फॉर्म्स द वाटर वेपर एंड क्लाउड वेयर वाटर ड्रॉपलेट्स इवेंचुअली गेन इनफ मास टू फॉल बैक टू अर्थ। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। हालांकि इसमें शुरू की 2-3 लाइनों के अलावा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लग भी नहीं रहा, लेकिन मैंने पूरा ही टिक मार्क किया हुआ है, तो आप लोग अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वैसे, ये बात ध्यान रखना आप लोग। और मुझे आप लोगों से एक बात और करनी है। बहुत सारे लोग अगर सोचते हो कि किस तरह का डेटा यूपीएससी या पीसीएस से रिलेटेड कंज्यूम करना है, तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ इसमें, जो मेरा एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज की तैयारी में, कि पीवाईक्यू और जो सिलेबस है, इन दोनों चीज़ों के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। यूट्यूब पे जितनी भी आप लोग वीडियोस देखोगे, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि अभी हम कर रहे हैं और सिलेबस, इन 2 चीज़ों के अलावा आप कुछ भी देखेंगे तो अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बिना कंटेंट के वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, जैसे कि मोटिवेशन दे रहे हैं बहुत सारे टीचर्स, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पीसीएस एग्ज़ाम तो घटना चक्र और करंट अफेयर्स से भी क्लियर किया जा सकता है। यूपीएससी में वो थोड़ा अलग लेवल का गेम हो गया है अब, तो उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई करने की ज़रूरत है। लेकिन पीवाईक्यू उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आप लोग सबसे पहले पीवाईक्यू रिवीजन पे ध्यान दें, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पीसीएस में घटना चक्र, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस से आराम से काम हो जाएगा। पिछले साल बजट के 4-5 क्वेश्चंस पीसीएस में आए थे, वो भी यूनियन बजट के, स्टेट बजट के नहीं, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं।
तो करंट अफेयर में जब बजट आएगा तो करंट अफेयर का ही पार्ट है, वो भी इकोनॉमी का पार्ट है हालांकि, लेकिन है करंट में ही। तो ऐसी चीज़ें, करंट अफेयर बेहद इंपॉर्टेंट है। 35-36 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं पीसीएस में। और घटना चक्र से जो पीवाईक्यू आप देखेंगे, बहुत बड़ा हिस्सा क्वेश्चन पेपर का उससे भी आएगा। मिसलेनियस से 16-17 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी इन टेम्परेचर, सी वाटर साइकिल या डी टेम्परेचर। तो इसका आंसर है ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, वातावरण की जो नमी होती है। अमाउंट ऑफ रेन, जितनी बारिश होगी, ये ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, पढ़ाई मैंने इन सालों में बीटेक में और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ये सीखा है कि पढ़ाई उतनी करो जितनी ज़रूरी है। क्योंकि सरकारी एग्ज़ाम ना बहुत पढ़ाकू बच्चों के हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन जो चालाकी से गेम खेलते हैं ना इन एग्ज़ाम्स में, जैसे कि जितना पढ़ना है सिर्फ उतना ही पढ़ा, फालतू की किताबें लेके ना बैठे। इतनी सारी किताबें सजेस्ट की जाती हैं यूपीएससी और पीसीएस में। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, मैं उनके राइटर का नाम शायद लेने के काबिल भी नहीं हूँ इस वक्त, लेकिन पढ़ाई में, सरकारी एग्ज़ाम्स में पूरी किताबें आप लेके बैठोगे तो आप बाद में क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि एक किताब पढ़ ली आपने, हिस्ट्री की 2-3 किताबें पढ़ ली, और बाद में आपको लग रहा है कि यार मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चंस। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था यूपीएससी में, था क्या है, अभी भी मेरे अटैम्प्ट्स बचे हैं, और लेकिन फोकस फ़िलहाल पीसीएस पे है, क्योंकि मार्च में पीसीएस का एग्ज़ाम है। 17 मार्च को बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं है। तो इस क्वेश्चन की भी एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये याद रखें कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये पीसीएस 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन और इनके आंसर्स। मेन चीज़ें इस पीवाईक्यू में आप ये देखिएगा कि क्वेश्चन और चारों ऑप्शंस, जहाँ ऑप्शंस पढ़ने लायक हैं चारों, उसके बारे में जानने की ज़रूरत है तो जानिए, इतना ही काफ़ी है घटना चक्र में। इसके अलावा करंट पढ़ेंगे, वहाँ से बहुत कवर हो जाएगा। 35-36 क्वेश्चंस करंट से कवर हो जाएंगे आपके। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज, इसका आंसर सी मैंने टिक मार्क भी कर दिया है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। इसकी भी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि बहुत चांसेस हैं कि रिपीट होगा पीसीएस में, बहुत चांसेस हैं, क्योंकि पीसीएस में यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे उठा के, ऑप्शंस भी सेम टू सेम होते हैं और आ जाते हैं प्रीलिम्स में। मैंने इस साल 14 मई को पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद 28 मई को यूपीएससी का था, तो मेन फोकस यूपीएससी पे ही रहा। और 14 मई को जब मैं देने गया तो मैंने नोटिस किया कि मैंने घटना चक्र जब मैं पढ़ के गया था बिकॉज ऑफ फॉर यूपीएससी, क्योंकि पीवाईक्यू मुझे करने थे, तो मैंने घटना चक्र से जल्दबाजी में रिवाइज़ किए वो यूपीएससी के लिए भी। मैंने नोटिस किया कि जितना मैं रिवीजन कर पाया था, 79 क्वेश्चंस में सही कर बैठा पीसीएस में। और जो पीवाईक्यू हैं जो मैं देने गया था, मैं वो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी, किस तरह से मैंने एग्ज़ाम हॉल में वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। करंट के 1 लाइनर्स करंट आते हैं पीसीएस में, जो लोग नई प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नए बच्चे, उनके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का करंट आता है, क्योंकि यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में करंट पूछा जाता है। डेप्थ इतनी ज़्यादा पिछले कुछ सालों में मैं नोटिस कर रहा हूँ 2 साल से, कि आप सब कुछ पढ़ के जाओ तब भी लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ा। तो पीसीएस और यूपीएससी इसीलिए अलग हैं, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पीसीएस में पूछे जाएंगे और यूपीएससी में इन बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी अगला चैप्टर शुरू हो गया है, एटमॉस्फेयर। यहाँ से घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है का कि व्हाट इज़ द लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ कॉल्ड। इसका आंसर सी एटमॉस्फेयर है। वातावरण में जो गैसों की पतली लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी पे जो गैसों की लेयर है चारों तरफ, उसको हम वातावरण कहते हैं। इसका आंसर सी है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हालांकि बीपीएससी में बहुत पहले 2000 में पूछा गया था ये। सेकंड है, एयर इज़ एन कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर या इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका आंसर सी है, एयर जो है वो मिक्सचर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज बाय वॉल्यूम, अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन and about 21% is oxygen. Carbon dioxide
आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी CO2, मीथेन, ओजोन वगैरह ये बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी में दी गई है वातावरण में। ये अगला क्वेश्चन फिर से वही, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर, अभी हमने ऊपर पढ़ा 78%, आंसर डी है इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टिक किए हुए थे जो मुझे लगा कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज क्या है, हो सकता है पूछ ले एग्ज़ाम में क्या परसेंटेज है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन PCS में वैसे भी पूछे जाते हैं। तो 0.0407% कार्बन डाइऑक्साइड है, और हाइड्रोजन सबसे कम है वातावरण में, 0.00005%। हो सकता है ये पूछ ले एग्ज़ाम में कि सबसे कम परसेंटेज वाली गैस कौन सी है वातावरण में, तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर, हीलियम, आर्गन, रेडॉन या नियॉन। इसका आंसर सी रेडॉन है। याद रखिएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर, हवा में कौन सी गैस है जो उपलब्ध नहीं है, वो रेडॉन है। आंसर याद रखना, PCS 2005 में पूछा गया था। एक बात का और आप लोग ध्यान रखिए, जब मैं PCS के पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस देख रहा था, मैंने नोटिस किया बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। यानी कि 2024 का जो एग्ज़ाम होगा तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन से ही करीब 10-12 क्वेश्चंस फंस जाएंगे सीधे सीधे। ऑप्शंस भी चेंज नहीं करते ये लोग, PCS की ये खास बात है। इसीलिए जो लोग बच्चे नई नई तैयारी में उतरेंगे और उन्हें लगता है कि UPSC क्लियर करना है, तो मेरी सलाह ये होगी कि पहले एक सरकारी नौकरी PCS जैसी हाथ में हो। वो होगी तो एग्ज़ाम जब हम UPSC का देने के लिए जाएंगे तो अलग कॉन्फिडेंस से जाएंगे, प्रीलिम्स देने में भी, क्योंकि सबसे मुश्किल UPSC का प्रीलिम्स ही है। मेंस भी प्री से आसान हो गया है अब, पिछले कोरोना के बाद से तो ऐसा ही देख रहा हूँ मैं, 2020 के बाद से। तो हमें ये करना है कि सबसे पहले एक अच्छी नौकरी हाथ में आ जाए, और PCS से बेटर नौकरी UPSC के बाद मेरे हिसाब से PCS ही है। तो पहले एक नौकरी सरकारी हाथ में आ जाए, इसके बाद हम UPSC का प्री देने जाएं तो वहाँ घबराहट के बजाय कॉन्फिडेंस हो हमारे अंदर। और ये बहुत ईजी है कि PCS क्लियर हो जाए, क्योंकि जब आप मेंस प्री क्लियर करने के बाद मेंस देखेंगे तो ज्यों के त्यों क्वेश्चंस UPSC के मेंस के रिपीट हुए हैं। मैं क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर रहा था 4-5 साल के, बिल्कुल वैसे के वैसे क्वेश्चंस ही रिपीट हुए हैं। और PCS के अपने जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, वो तो रिपीट होते ही होते हैं, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो तो रिपीट होने ही होने हैं। तो इसलिए PCS UPSC के मुकाबले थोड़ा ईजी है, और जॉब अच्छी है तो जॉब लेने में क्या मुश्किल है ना। UPSC का गेम ऐसा है कि बहुत ही लक के ऊपर अब डिपेंड हो गया है 2020 के बाद से खासकर, क्योंकि जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं, चारों ऑप्शंस ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा उनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। 2020 की आंसर की में UPSC ने खुद 7 क्वेश्चंस गलत दिए थे फाइनल आंसर की में। हैरानी की बात है, लेकिन ऐसा हुआ था 2022 की आंसर की में। तो इतना कन्फ्यूजन है उसके आंसर्स में। तो मेरे हिसाब से तो जो लोग नई प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने साल बर्बाद करने के बजाय, क्योंकि यहाँ मेरी गलतियों से सीख लीजिए आप लोग, 4 साल बर्बाद हुए। PCS अकड़ में नहीं दिया ये सोच के कि मुझे तो UPSC ही देना है सिर्फ, PCS दे के मैं क्या करूँगा, ऐसे सोचता था मैं, बेवकूफ़ी थी मेरी। तो आप लोग पहले एक नौकरी हाथ में लीजिए, क्योंकि UPSC जब क्लियर नहीं होता ना तो यही याद में आता है कि यार PCS तो मेरा ईजिली क्लियर हो सकता था, लेकिन मैंने तो वो दिया नहीं, सारा फोकस UPSC पे रखा। काश देते तो आज 4-5 साल हो गए होते एक्सपीरियंस के PCS में, है ना, SDM होते किसी UP के डिस्ट्रिक्ट के, किसी सब डिवीज़न के। तो खैर जो भी है, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन हो चुका है, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। इन द एटमॉस्फेयर द हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ, तो अभी मैंने पीछे पढ़ा था C नाइट्रोजन 78%। छठा क्वेश्चन द हाईएस्ट परसेंट ऑफ गैस इन द एयर, अगेन D नाइट्रोजन। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन जो है उत्तराखंड में मेंस में UDA एग्जाम में पूछा गया था 2007 में, हालांकि बहुत पुरानी बात है। और छठा क्वेश्चन BPSC में पूछा गया था। 7वें पे आते हैं। इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम द अर्थ, द गैस विच विल डिक्रीज इज A कार्बन डाइऑक्साइड, B नाइट्रोजन, C वाटर वेपर, D ऑक्सीजन। इट्स वेरी सिंपल, जो डिक्रीज होगी वो तो अपनी ऑक्सीजन ही होगी ना, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन ही तो मिलती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब 8वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है 7वें क्वेश्चन की, हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
8वें क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्री? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइस, एयर पोल्यूशन, रिलीजिंग ऑक्सीजन। ध्यान रखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ट्री। नॉट दिया हुआ, कभी कभी हम लोग एग्जाम में प्रेशर में घबराहट में नॉट पढ़ना भूल जाते हैं, मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा। तो इसका आंसर है सी, एयर पोल्यूशन। ये फंक्शन नहीं है ट्रीज़ का, ये कार्य नहीं है ट्रीज़ का, बल्कि वो तो एयर पोल्यूशन कम करने में मदद करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसकी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ मैंने टिक मार्क किए हुए हैं, तो इतना ज़्यादा भी एक्सप्लेनेशन में भागने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक्सप्लेनेशन किसी किसी क्वेश्चन के इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसमें से भी कभी कभार क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको मैंने टिक मार्क कर दिया है। जो मुझे लगा कि आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं को टिक मार्क किया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। सुबह ही मैंने एक पेजेस पढ़े थे, तो शाम को मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, जो पढ़ा था उसके रिवीजन के लिए, आप लोगों के रिवीजन के लिए। 9th है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स ए ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, बी एडवर्स चेंजेस ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, सी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव है। इसमें मैंने टिक मार्क 2 लाइन की हुई है, ध्यान से ज़रा देखना। ये पूरी एक्सप्लेनेशन शायद ही कोई क्वेश्चन हो जिसकी हमें पढ़नी है, जो है वो मैंने टिक मार्क भी कर दिया और आप लोग भी पढ़ सकते हैं। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो मैंने जिससे मैं पढ़ के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज आइदर नेचुरल और बाय ह्यूमन बींग्स। ये दोनों तरह से हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और मैन मेड भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी हो सकती है। 10वां, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेट्स टू ए डिपोजिशन ऑफ डिकम्पोज्ड मटेरियल, बी चेंज इन वेदर कंडीशन डे बाय डे, सी नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, डी नन ऑफ द अबव। देखिए ये क्वेश्चन 2021 या 22 में PCS में थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया था, या UPSC में पूछा गया था, मुझे याद नहीं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी और मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, तो इसलिए मुझे याद है। इसका आंसर सी, नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। इसकी भी एक्सप्लेनेशन की कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेट्स टू सी, नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों के डिकम्पोजिशन में। ठीक है, याद रखना इस बात को, वेदरिंग चट्टानों के डिकम्पोजिशन से संबंधित है। प्री में हमें फैक्ट्स याद करने हैं, एक्सप्लेनेशन के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना, याद रखना इस बात को। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, ये SDG शुरू हो जाएगा अभी, लेकिन एक क्वेश्चन बचा हुआ है 11वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? नॉट रिलेटेड टू ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बी पॉवर्टी एलिविएशन, सी एयर कंडीशनिंग, डी यूज़ ऑफ पेपर बैग्स। आंसर इसका बी है, पॉवर्टी एलिविएशन, क्योंकि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो इसमें एनवायरमेंटल, एयर कंडीशनिंग, यूज़ ऑफ पेपर बैग्स, पॉवर्टी एलिविएशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पॉवर्टी एलिविएशन है यानी दरिद्रता कम करना, वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आते हैं अब SDG पर, जो कि UPSC और PCS का फेवरेट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में मैंने देखा है पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस। यहाँ तक ये पूछ लिया जाता है कि SDG फर्स्ट गोल कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा, फिफ्थ कौन सा है। आगे आप देखेंगे ऑप्शंस पूछे हुए हैं इस बारे में। तो ये नया चैप्टर है। वीडियो ऑलरेडी आज इंट्रोडक्शन की वजह से बहुत लंबी हो गई है, इसलिए ज़्यादा कंटेंट कवर नहीं कर रहा हूँ मैं। अगली वीडियो से सिर्फ पढ़ाई होगी, ज़्यादा बातचीत नहीं होगी। तो आज का आपको ये लेक्चर कैसा लगा रिवीजन का? ये घटना चक्र से मैंने पढ़ के बनाया है रिवीजन। जिन लोगों के पास घटना चक्र नहीं है उनके लिए मैं PDF डाल दूंगा, टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, कोई गलती लगी या नहीं लगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पढ़ाने में कुछ ज़्यादा है नहीं। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक अगर आप आए देखने के लिए इस वीडियो को। मिलते हैं कल। रोज़ एक वीडियो डालूंगा मैं, जो भी पढ़ूंगा उसकी वीडियो मैं शाम को डाल दिया करूँगा, चाहे करंट अफेयर पढ़ूँ, मिसलेनियस पढ़ूँ या घटना चक्र पढ़ूँ, जो भी पढ़ूँ। अब PCS के एग्ज़ाम को 3 महीने से भी कम बचे हैं, 80-85 दिन बचे हैं, तो रिवीजन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी PYQ से, और ये हमने PYQ ही पढ़े हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार मैंने एक क्लास ली है वीडियो बनाई है। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।